बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हम आज स्टार्ट करें लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसका चैप्टर 1 है। इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है? एक लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्टिकुलर एरिया, एक ख़ास एरिया में। ठीक है, ये कैसे होता है कि हम उसको डी एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्साइटमेंट कब कैसे, न्यूरॉन्स की जो एक्साइटमेंट होती है उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ जनरल मेथड हैं कि हम एक एस्थेटिक जो इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी मैकेनिकल तरीके से या कोई ट्रॉमा के ज़रिए पे हम कर सकते हैं, कोई एनोक्सिया के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करके भी हम एक एस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कोई केमिकल इरिटेंट्स के भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोलिटिक, ठीक है, जो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब भी एक एस्थेटिक इफेक्ट पे आ जाएगा। और लास्ट में केमिकल एजेंट जिनको मोस्टली एल कहते हैं, लोकल एस्थेटिक्स। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कि नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, परमानेंटली डी एक्साइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें एक मखसूस टाइम के लिए चाहिए होती है ताकि हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएँ विदाउट पेन, विदाउट सेंसेशन। ठीक है, इसी तरह कोई उसकी जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, उसका सिस्टेमिक इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। बस वो टॉपिकली ही इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में हम वो यूज़ कर रहे हैं बस वो उसी एरिया में ही इफेक्टिव हो। ठीक है, उसका ऑनसेट जल्दी हो। ठीक है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, और ड्यूरेशन जो हो वो लेंथी हो ताकि हम अपना जो प्रोसीजर है वो ईजीली परफॉर्म करें। कोई एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, कोई भी एंडोडोंटिक है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, देन आपके कुछ मोड आए थे लोकल एनेस्थीसिया के कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? एक है कि अल्टरिंग द बेसिक पोटेंशियल। ठीक है, आपका जो रेस्टिंग वो पोटेंशियल होता है उसी को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, या वो आपके डीपोलराइजिंग रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है। या हम जो रीपोलराइजेशन रेट है उसको बढ़ा देते हैं, ये भी एक तरीका है। देन आप क्या कर सकते हैं, जो थ्रेश होल्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो इजीली डी एक्साइट हो सकता है, और मतलब आप थ्रेश होल्ड को बढ़ा देंगे तो वो डी एक्साइट हो जाएगा। इतनी जल्दी एक्साइट होगा नहीं न्यूरॉन, तो एक एनेस्थेटिक इफेक्ट आ रहा होगा। देन आपके पास जो है साइट है, साइट ये एक्ट करता है नर्व मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। इसके लिहाज से कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई 3 थ्योरीज पेश हुई थी। सबसे पहली जो थी एसिटाइलकोलिन थ्योरी थी कि जो एसिटाइलकोलिन जो है वो बेसिक जो है वो एक्साइटमेंट ऑल न्यूरॉन्स इन द बॉडी उनको एक्साइट जो हो रहे होते हैं वो एसिटाइलकोलिन के ज़रिए हो रहे होते हैं। बट ये लेटर ये अनएक्सेप्टेड होगी। ठीक है, देन ये कैल्शियम थ्योरी थी कि कैल्शियम होता है वो आपके जो सोडियम चैनल्स होता है उनकी ओपनिंग में हेल्प करता है। तो अगर उनको डी एक्साइट कर दिया जाए, कैल्शियम का लेवल कम कर दिया जाए जैसा, ठीक है, सोडियम चैनल्स को बंद कर दिया जाए कैल्शियम के थ्रू, तो उसके ज़रिए भी। बट ये भी जो थ्योरी है ये भी बाद में रिजेक्ट हो गई। ठीक है, कुछ बेसिस पे। ठीक है, देन एक सरफेस चार्ज की वजह से था कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, और जो आपके जो एल ए आपका जो होता है उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पूरी सरफेस को जाकर एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो वो एक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट आ जाता है। बट ये भी बाद में रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो क्योंकि ये हर जगह हर जगह अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था बट वो फिर भी एनेस्थेटिक इफेक्ट दे रहे थे, तो इसकी वजह से ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। देन एक और थ्योरी आई थी मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि कुछ जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक उनकी नेचर है। ठीक है, तो वो जाके हाइड्रोफोबिक रीजन पे जाके अटैच हुए थे, और वो जो उनके अंदर रिजोल्व होने की वजह से मेम्ब्रेन की एक्सपेंशन काज करवाते हैं, उसकी वजह से वो डी एक्साइट हो जाते हैं और वो अपना एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देते हैं। बट लेटर ऑन ये भी इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल थे जो इसके थ्रू एक्शन कर रहे थे, बट कुछ थे जो इसके लिए जिसके थ्रू काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी। जो मोस्ट फेवरेबल है वो है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी में यही कहा गया है कि कुछ ख़ास रिसेप्टर्स हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स पे। ठीक है, सोडियम चैनल्स के ऊपर एक ख़ास रिसेप्टर हैं जिनके ऊपर जाके, जो कि बने ही सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के लिए, जिनके ऊपर जाके वो एक्ट करते हैं, और उसकी वजह से जो आपका क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, जब वो क्लोज़ होता है तो सोडियम अंदर नहीं जाता और एक्साइटमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है न्यूरॉन्स की। ठीक है, तो ये जो मोस्ट फेवरेबल थ्योरी थी वो आपकी स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी थी। इसी की बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की
कि इन्होंने चार क्लासेस बताई, ठीक है, कि उसके अटैचमेंट के रीजन के ऊपर, ये जो कोई एक्सटर्नल सरफेस पे अटैच होती है, कोई इंटरनल सरफेस पे। थर्ड वन क्या है कि उसको रिसेप्टर नहीं चाहिए होता है, वो रिसेप्टर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और कुछ ये है कि रिसेप्टर मिल जाए तब भी ठीक और ना मिले तब भी वो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल सरफेस पे आके लगे होते हैं मोस्टली बायोटॉक्सिन्स होते हैं, जिनमें आपका टेट्रोडॉक्सिन होते हैं। इंटरनल सरफेस पे आपका लाइडोकेन जाके अटैच हो रहा होता है। रिसेप्टर जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको रिसेप्टर नहीं चाहिए होता, वो बेंजोकेन होता है, क्योंकि हम ये आपका होता है सरफेस मेम्ब्रेन एक्सपेंशन वाला, क्योंकि ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो ये जाके लिपिड मॉलिक्यूल्स में अटैच हो जाता है और सोडियम चैनल्स को जाके वो क्लोज़ कर देता है, ठीक है। उसका जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज़ कर देता है, तो उसकी वजह से भी वो ये रिसेप्टर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। देन आपके पास रहता है जो मोस्टली एल जिसके थ्रू एक्शन कर रहे थे, वो रिसेप्टर इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों उनमें बिहेवियर होते हैं, ठीक है। देन आपके पास उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो कि कुछ जिनकी वजह से जो एनेस्थेटिक एक्शंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर इफेक्ट आता है और उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। सबसे पहले है PKA, ठीक है। किसी एक लोग जो LA की pH वैल्यू या PKA वैल्यू सोलिबिलिटी जो होती है उनकी, ठीक है, वो आपकी इफ़ेक्ट कर रही होती है ऑनसेट को। जैसे जैसे लोअर होता जाएगा PKA, आपका जो ऑनसेट है वो जल्दी होता जाएगा, ठीक है, रैपिड ऑनसेट। देन आपकी लिपिड सोलिबिलिटी है, जैसे जैसे ये आपकी इफ़ेक्ट कर रही होती है पोटेंसी को, ठीक है। जैसे जैसे आपकी लिपिड सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी पोटेंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उतनी देर तक आपके उसके अंदर लिपिड के अंदर मौजूद रहेगा, ठीक है। और उतनी देर तक वो अपना एक्शन परफॉर्म करता पाएगा, तो उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ जाएगी। देन प्रोटीन बाइंडिंग है, ये आपकी ड्यूरेशन को इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि आपका जो कैटेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर फर्मली अटैच हो रहे होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से जो उनका फर्म अटैचमेंट की वजह से उनका जो ड्यूरेशन है वो भी आपका बढ़ जाता है। देन आए थे नॉन नर्वस जो टिश्यू होते हैं, मतलब एक नर्व है, उसके इर्द गिर्द नॉन नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं। अगर उनमें डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका कौन सा एक्शन इफेक्ट कर रही होती है, ऑनसेट को इफेक्ट कर रही होती है। उसकी वजह से जो आपका ऑनसेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आपका जो ऑनसेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन वेजोडाइलेटर एक्टिविटी एक्टिविटी आपकी, ठीक है, उसमें आपकी जो पोटेंसी और ड्यूरेशन दोनों इफेक्ट हो रही होती है। जैसे जैसे वेजो डायलेशन बढ़ती जाती है वो ब्लड के थ्रू दूसरे टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसका वहाँ पे अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंसी भी कम हो जाती है और ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि उनके एक्शन को इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। और वो किस किस तरह इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, वो हमने देखा। तो ये था चैप्टर नंबर 1।